चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा और हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट था और किसने किया था, वो हर्ट्स ने किया था और उसको एक्सप्लेन किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वो हमने कल देखा और हमने फिर ये भी देखा कि जब एक एनर्जी पड़ती है किसी भी सरफेस पे वो यूटिलाइज हो जाती है दो चीजों में। एक तो वो बैरियर खत्म करना यानी कि वर्क फंक्शन में लगती है आधी एनर्जी, और आधी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दी जाती है जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है, उसी को इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी दी जाती है सो दैट वो ट्रेवल करे, वो वहां से निकल के किसी और जगह पे पहुंच जाए और हमें कंस्टिट्यूट क्या हो, करंट हो। और आज उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल किया, ये एक्सपेरिमेंट किया था हर्ट्स ने, कल भी बताया था मैंने, और आज हम वही देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली कौन कौन सी नई चीजें हमें देखने को मिली और कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आ गई है। यह है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और क्या किया गया, दो प्लेट्स को लिया गया है, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट। दिस प्लेट को नाम दिया इमिटर प्लेट और दिस को कलेक्टर प्लेट नाम दिया। एमिटर प्लेट वो होता है जो इमिट करता है कोई चीज, जो कुछ भी इमिट करता है, यानी कि कुछ का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, और कलेक्टर पॉइंट होता है वो जो कलेक्ट करे उन इलेक्ट्रॉन्स को। जो कौन इमिट करता है, जो इमिटर इमिट करता है। उसके बाद हमने इनको जोड़ के रखा एक बैटरी के साथ और हमने एक एमीमीटर जोड़ के रखा है सो दैट हमें रीडिंग आ जाए करंट की। अगर इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा तो ये करंट शूट्स करंट, और जब ही करंट आ जाएगी हमें इस एमीमीटर से पता चले कि कौन कितनी करंट आई, हम रीडिंग ले पाए यहां से। देखो हुआ क्या कि ये जो इमिटर वाला प्लेट और ये जो कलेक्टर वाला प्लेट था, हमने क्या किया, हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये कराया गया कि लाइट को फॉल कराया गया इस इमिटर वाले प्लेट पे। किस पे कराया गया, इमिटर वाले प्लेट पे इन्होंने लाइट को फॉल किया। और अगर इस लाइट की एनर्जी होगी ग्रेटर देन जो वर्क फंक्शन इस वाले मेटल का यानी कि इमिटर का था, तब जाके यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। क्योंकि हमने कल ही देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी होगी फॉलिंग लाइट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन तो एक बाहर भी आ जाएगा और इसमें इंपार्ट काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। और वही यहां पे हमने जब एनर्जी यहां से डाली, यानी कि जब हमने लाइट को यहां से गिराया, फोटॉन्स को गिराया, उनकी एनर्जी थी ज्यादा। किससे ज्यादा थी, इस वर्क फंक्शन से। और जो ही हमने यहां से डाली तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगे, और जो ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगे तो यहां पे हमने एक बैटरी को कनेक्ट करके रखा है। यहां पे आप याद रखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बैटरी है यहां पे सोर्स नहीं है, इट ओनली प्रोवाइड्स द पाथ टू द इलेक्ट्रॉन्स। ये खाली गाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, एक पाथ दिखाता है इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे, और यहां पे ये सोर्स एज ए वर्क नहीं करता है। जबकि बैटरी का काम ये कि सोर्स वर्क करना, लेकिन यहां पे एज ए सोर्स काम नहीं करती है। यहां पे एक खाली पाथ देती है इलेक्ट्रॉन्स को। देखो क्या कि इसका टर्मिनल जो है ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। और अगर हम देखेंगे एमिटर प्लेट पे कौन सा यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट है, हमारा नेगेटिव कनेक्ट है, और उस वाले के साथ कौन सा है, पॉजिटिव कनेक्ट है। देखो हुआ क्या, जो ही हमने लाइट डाली और लाइट जब इमिटर वाले प्लेट पे पड़ी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी लाइट गिरा रहे हैं, बहुत सारे फोटॉन्स गिरा रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। तो ये अगर नेगेटिव प्लेट बन गया, क्योंकि इसके साथ हमने कौन सा वाला प्लेट, कौन सा वाला टर्मिनल जुड़ा है, वो है नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये नेगेटिव बना तो ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा, या इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन दिखाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को यहां से दूर भगाएगा और यहां से ये धक्का देना स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बात, हमने यहाँ पे कलेक्टर पार्ट देखा, कलेक्टर पार्ट का चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और वो क्या करेगा, वो हमेशा इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। और जो ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की ओर आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने चलना स्टार्ट किया और एमीमीटर के थ्रू हमें करंट देखने को मिली। तो हम इसने क्या की, कंस्टिट्यूट की करंट। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, यानी कि जब हमने बहुत सारे फोटॉन्स और अब नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज किया, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें नजर आए, यहां से देखने को मिले। और कब कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने गिराए, और तब जाके ये वाली एनर्जी, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए कि जो फोटॉन्स जिनकी एनर्जी है ज्यादा, किससे ज्यादा, कि वो एक वर्क फंक्शन को ओवरकम करे। जब हमने वही नंबर इंक्रीज किया तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए और हमें ज्यादा करंट देखने को मिली। अब सवाल है कि अगर हम कंटिन्यूअसली यहां से फोटॉन, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिराएंगे, क्या उससे ज्यादा करंट कंस्टिट्यूट होगी, क्या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। आंसर है इनिशियली ये सच है, इनिशियली ये करेक्ट है कहना कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को, अगर आप यहां से फोटॉन्स को डाल रहे हो और आपने फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज किया,
किन फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज किया? जिनकी एनर्जी ज्यादा थी, किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी। और जो ही आपने यहां पे उनको डाला तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस इमिटर प्लेट में थे वो सारे एक बार ही जब बाहर आ गए, फिर उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स आप इंक्रीज करोगे करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आना था वो सारे आ चुके हैं बाहर। उसके बाद अगर आप कितनी भी इंटेंसिटी क्यों ना बढ़ाओगे, कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना बढ़ाओगे, वहां पे फिर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी तो बाहर आ चुके हैं। समझ आई बात? क्या सवाल है कि क्या इंटेंसिटी से करंट इंक्रीज होता है? आंसर है यस होता है, लेकिन उस पॉइंट तक होता है जब इस इमिटर वाले प्लेट से सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां की ओर आ गए होते हैं, यानी कि इस इमिटर वाले प्लेट से सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए होते हैं, तो तब तक ये बढ़ेगा, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। समझ आ रही है बात? ये जो यहाँ पे बैटरी है ये कौन सा काम करती है? यहाँ पे सोर्स नहीं है, ये खाली पाथ देता है इन इलेक्ट्रॉन्स को। और एमीमीटर किस लिए है? ये हम रीडिंग लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां की ओर चलने लगते हैं तो कंस्टिट्यूट करते हैं करंट, और वो हम रीडिंग यहां से लेते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हम देखेंगे इसने क्या किया। जो ही अब हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे जो पोटेंशियल है, यहां पे जो बैटरी है, इसको रिवर्स पोलैरिटी में लगाया। हमने क्या किया, दिस वाज इनिशियल कंडीशन, दिस वाज इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज फाइनल कंडीशन। क्या किया हमने, हमने जब यहां से इसको जोड़ा, हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल दिया, इसको नेगेटिव टर्मिनल दिया, यानी कि हमने क्या किया, हमने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया। हमने नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे दिया, और ये वाला पोटेंशियल, अब देखो क्या हो गया, ये पोटेंशियल जुड़ा है इमिटर के साथ। अब इस वाली कंडीशन में इसका कौन सा चार्ज आएगा, इस प्लेट का पॉजिटिव, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अभी तक क्या हम देख रहे थे कि जो ही हमने लाइट डाली इलेक्ट्रॉन्स पड़े और इलेक्ट्रॉन्स ने चलना स्टार्ट किया टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। लेकिन अब कुछ कहानी डिफरेंट हो रही है। जो ही हमने ये किया, जो ही हमने यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी दी, इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया इस प्लेट का। जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम मिली थी, यानी कि जो ही वो बाहर आ गए थे, अब उनके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी कि वो वहां पहुंच पाए, मतलब वो बहुत स्लो इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको यहीं पे प्लेट ने ट्रैप किया, उनको प्लेट के पॉजिटिव चार्ज ने वापस बुलाया, अपने पास रखा। अब जाके हमें इस वाली कंडीशन में क्या देखने को मिला कि जब हमने पोलैरिटी चेंज की, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत कम थी और उनको इस प्लेट पॉजिटिव वाले प्लेट ने वहीं पे वापस अपने पास लाया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेकिन वहां पहुंच गए, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं पहुंचे वहां पे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पहुंच गए। और जो ही हमने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पहुंच गए, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दिया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3, फॉर एग्जांपल हम यहां पे दिखा रहे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पहुंच गए थे, जबकि अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, अब कुछ ही पहुंच रहे हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने कौन सा नाम दिया? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स। किन की बात कर रहे हैं? क्यों? जब हमने पोलैरिटी को चेंज किया, जब हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, तब जाके इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा नहीं। किन इलेक्ट्रॉन्स को? जिनकी एनर्जी बहुत कम थी। और बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच गए। जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंच गए, हमने बोला इनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, यानी कि इस प्लेट की वजह से इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो पहुंच गए कलेक्टर वाले पोर्शन पे। अब हमने क्या किया इस वाले सेटअप में, हमने अब इसको नॉब से इंक्रीज किया। किसको नॉब से इंक्रीज किया? कि हमने इस नेगेटिव पोटेंशियल को फिर से इंक्रीज किया। नॉब होता है, रोटेटर होता है, हमने इसको रोटेट करके और वोल्टेज इंक्रीज की। अब जाके जितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे यहां पे, अब बहुत और कम इलेक्ट्रॉन्स होने लगे। मतलब अगर अभी 4 पहुंच रहे थे, अब 2 ही पहुंच गए। तो करंट में जो रीडिंग में आ रही थी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, जो करंट की रीडिंग थी वो डिक्रीज होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले इस वाले केस में थे, फिर हमने जब नेगेटिव वाली पोलैरिटी ली थी वो ऑलरेडी कम हो गई थी, अब हमने नॉब से उसको और ज्यादा पोटेंशियल दिया तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंच गए। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब हम इसको फिर से और इंक्रीज करते हैं, नॉब को रोटेट करके, जब पोलैरिटी, जब इसको बहुत ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी जाना बंद कर देते हैं, ये भी वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। और दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां पे आपने नेगेटिव वोल्टेज को इतना बढ़ाया कि आपका कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच गया, यानी कि आपकी करंट उस टाइम पे जब जीरो बन गई। कब बन गई जीरो? जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल को इतना मैग्नीट्यूड दिया कि वो इलेक्ट्रॉन्स को वहां जाने ही नहीं दिया, वो प्लेट उनको वहीं पे पकड़ रहा था। एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं बताऊंगा कि इट्स मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी एट विच द इलेक्ट्रॉन्स
डू नॉट मूव फ्रॉम इमिटर प्लेट टू कलेक्टर प्लेट। स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से हम डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट वी नॉट से करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है, अब आप डिफाइन इसको कर सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी का जिस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट की तरफ नहीं जाता है, या मैं बता सकता हूं कि इट्स दैट मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल, दैट मच नेगेटिव पोटेंशियल एट दैट टाइम द करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो। उस टाइम पे एमीमीटर कोई रीडिंग ही नहीं दिखाता है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं चलता है, तो यहां पे रीडिंग क्या आ जाती है, जीरो। यानी कि करंट किसके बराबर बनता है हमें उस टाइम पे, जीरो के बराबर। मैं बता सकता हूं यहां पे कि जो मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी इलेक्ट्रॉन की, वो मुझे बैलेंस हो गई किसके साथ, EV नॉट के साथ। और जो ही मुझे इसके साथ बैलेंस हो गई, इस पोटेंशियल के साथ जब भी मुझे बैलेंस हो गई, तब इलेक्ट्रॉन ने चलना बंद कर दिया। अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कोई चीज जितनी फास्ट जा रही है, आप उसको उसके अपोजिट में उतना ज्यादा, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे चल रही है कोई बॉडी यहां से, आप उसको यहां से फोर्स लगाओ सो दैट वो 10 को नेगेटिव करे कि वो वापस वो बॉडी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो वहीं पे रुकेगी। सेम केस यहां पे है। अभी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे थे, अब हमने पोटेंशियल को इतना बढ़ाया कि वो वहां जा नहीं पाए, ये दो आपस में बैलेंस हो गए। दिस इज द कंडीशन। समझ आया एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया था, हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लिया और पॉजिटिव पोटेंशियल में हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स को जाते हुए इमिटर से कलेक्टर की ओर, हमें करंट देखने को मिली। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने पोलैरिटी को चेंज किया, हमने नेगेटिव वाला पोटेंशियल अब दे दिया, और जो ही हमने नेगेटिव वाला पोटेंशियल दे दिया, हमें करंट में थोड़ी बहुत चेंज देखने को मिली, हमें करंट डिक्रीज होती देखने को मिली। उसके बाद हमने इसको और इंक्रीज किया नॉब से, और हमने क्या देखा कि और करंट कम हो रही है। और फाइनली एक स्टेज आ गया, हमने इसको इतना इंक्रीज किया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, जो यहां से जल्दी पहुंच जाते थे यहाँ की ओर, अब वो भी ट्रैप हो गए, वो भी नहीं जा पाए। और हमने ये इक्वेशन लिखी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसको बैलेंस किया किसने, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ने। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है, एट दैट टाइम द करंट ऑफ द सर्किट बिकम्स इक्वल टू जीरो। या आप बता सकते हो कि नो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इमिटर प्लेट टू कलेक्टर प्लेट। आप ये लिखो, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। हमें परसों की इक्वेशन याद है, अब हम इसको इक्वेशंस में पुट करते जाएंगे और हमें वहां पे देखने को मिलेगा और ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे। बस इतना ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। जब करंट और वोल्टेज की ग्राफ को प्लॉट किया गया, करंट और वोल्टेज ग्राफ को जो प्लॉट किया गया, तो हमने क्या देखा कि ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा था। ये था V नॉट और ये था वोल्टेज और ये था I करंट। क्या था, हमने क्या देखा कि जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड V नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हमारी करंट कितनी थी, जीरो थी। उसके बाद वाली जो भी करंट आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, करंट इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव। लेकिन वोल्टेज यहां से आपकी क्या है, नेगेटिव। ये एस्ट्रॉनिशिंग रिजल्ट आया था, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि नेगेटिव वोल्टेज पे भी आपको पॉजिटिव वाली करंट देखने को मिलती है। ये वो पॉइंट है जहां पे आपको करंट जीरो के बराबर आती है। इससे कम वाली जब नेगेटिव पोटेंशियल आपने दिया था, और तब जाके आपको थोड़ी बहुत करंट देखने को मिली, और वो थोड़ी बहुत करंट ये है, पॉजिटिव ही तो है। उसके बाद जब आपने और थोड़ा कम किया किसको, इस नेगेटिव पोटेंशियल को, और ज्यादा करंट देखने को मिली। अब जाके आपने जब नेगेटिव पोटेंशियल को ये हटाया, आपने खाली पॉजिटिव वाला पोटेंशियल दिया, तो आपको ये चीजें देखने को मिली। उसके जहाँ पे उसके बाद ये स्ट्रेट ही करो क्यों आती है, क्योंकि एक बारी जब सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, तब जाके उसके बाद आप कितनी भी इंटेंसिटी क्यों ना गिराओ, आप कितनी भी वोल्टेज क्यों ना इंक्रीज करोगे, वहां पे करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट की ओर है। अब इसी पे सवाल एक बनता है कि अगर दो मेटल्स के हमें ये दो कर्व्स आती है, इसकी इंटेंसिटी है I1 और इसकी इंटेंसिटी है I2। अब सवाल है कि I2 इंटेंसिटी I1 ज्यादा है कि I2 ज्यादा है। आप मुझे खुद बता सकते हो कि इंटेंसिटी और करंट की जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है, यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्योंकि हमने अभी देखा कि जब नंबर ऑफ फोटॉन्स भी डायरेक्टली नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इंटेंसिटी के साथ। जब आपने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज किया, किन फोटॉन्स को, जिनकी एनर्जी ज्यादा थी, किससे, जो ये वर्क फंक्शन से, और इंटेंसिटी बढ़ गया, और जो ही इंटेंसिटी बढ़ गया तो करंट बढ़ गई। यानी कि जहां पे करंट का वैल्यू ज्यादा है वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं I1 इज ग्रेटर देन I2, लिख सकता हूं। ये रिजल्ट आया किससे, ये रिजल्ट आया हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप से, कि जो करंट है और वोल्टेज का जो ग्राफ था वो इस तरीके से आया था। या आप तीसरा वाला भी लिख सकते हो कि ऐसे था कोई और, इसको फिर लिखोगे आप यहाँ पे I3, यहाँ पे लिखोगे इसी को I1, इसको I2 और इसको I3,
फिर आपको पता है I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। कुछ इस तरीके से भी सवाल आते हैं और पूछा भी गया है नीट में एक बार, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको। और ये किससे हमें देखने को मिला, एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमें ये देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, हम कैसे इसको पुट करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में, और हम कैसे निकाल पाएंगे वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है। देखो स्टॉपिंग हमने देखा है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये तो हमने कल ही देखी है इक्वेशन। अब हम इसके बदले ये वाला वैल्यू दे देंगे, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। मैं लिख सकता हूँ वी नॉट है मुझे बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई के बराबर लिख सकता हूँ। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू है। अब जब हमने इसको यहां की ओर लिया, हम उसको यहां पे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहां पे भी कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। ये हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाइव के बराबर, वी नॉट मुझे आएगा बराबर एच न्यू माइनस फाइव अपॉन ई के बराबर। ये दोनों इक्वेशंस अगर आपको याद रहेगी, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को निकाल पाओगे। समझ आ रही है बात। अब जाके इसमें ग्राफिक पोर्शन रहता है, वही देखेंगे ग्राफ्स किन किन के बीच में इन्होंने प्लॉट कराए थे और क्या क्या देखने को मिला, ठीक है। ग्राफ्स काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया उस टाइम पे वही हमें प्लॉट करना है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के बराबर, याद है आइंस्टाइन इक्वेशन है। उसके बाद हमने क्या किया, हम जब ये आपने इस तरीके से इक्वेशन लिखी तो आप यहां पे मुझे बता सकते हो कि ये ग्राफ किस तरीके का आ जाएगा। ग्राफ में हमें डायरेक्टली लगता है कि ये इक्वेशन है किसकी, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात, लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। क्या ये ओरिजिन में पास होगी, नहीं होगी ओरिजिन में पास, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव इंटरसेप्ट है। तो मैं लिख सकता हूँ ये मुझे y के बराबर है, ये मुझे m के बराबर है, यानी कि स्लोप ये x है और ये c के बराबर है। जब मैं इसको प्लॉट करूंगा बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, तो देखो मुझे क्या देखने को मिला, देखो मुझे देखने को क्या मिला कि मैंने क्या किया कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिला, ग्राफ इस तरीके से देखने को मिला फॉर वन मेटल, कि ये स्ट्रेट लाइन फिर आई और इसने एंगल यहाँ पे बनाया थीटा, और ये यहाँ जो इंटरसेप्ट है ये है फाई के बराबर। किसके बराबर है, तो मुझे जो tan थीटा आएगा यानी कि स्लोप वो यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, h के बराबर आ रहा है। अगर हम दूसरे मेटल के लिए भी प्लॉट करेंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे बना हमें थीटा और एक मेटल के लिए हमें आ गया। समझ आ रही है बात। हमने किसके बिटवीन लिया, ये काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बिटवीन। तो हमें क्या देखने को मिला कि जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन जो इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और उसी की हेल्प से हमने इसको ड्रॉ किया फॉर टू मेटल्स। अगर मैं इसको लिखूंगा मेटल फर्स्ट एंड दिस इज मेटल सेकंड, तो हमें ये इक्वेशंस हमें इस तरीके के ग्राफ देखने को मिले। अब सेकंड ग्राफ जो हमें प्लॉट करना है दैट्स बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी दैट्स बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से लिखूं एंड फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखूं, तो मेरी इक्वेशन जो आइंस्टाइन इक्वेशन है वही फिर से रिपीट करो, क्योंकि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है मुझे बराबर एच न्यू माइनस फाइव के बराबर, और मैंने इसको लिखा ई वी नॉट के बराबर, क्योंकि अभी हमने रिजल्ट देखा इसी के बराबर आती है एच न्यू माइनस फाइव के बराबर। अब मैं लिखूं स्टॉपिंग पोटेंशियल है बराबर एच न्यू माइनस फाइव अपॉन ई के बराबर, या इसको मैं ऐसे भी लिखूंगा वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई के बराबर। समझ आ रही है बात। तो ये फिर से मुझे स्ट्रेट लाइन आई, ये m के बराबर y के बराबर है, ये m के बराबर है, ये x है और ये नेगेटिव c इंटरसेप्ट है। तो इसका भी ग्राफ सेम उसी तरीके से आ जाएगा जिस तरीके से किसका आया था अभी जो हमने उसका प्लॉट किया था। ये किसके बिटवीन है, v नॉट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये ग्राफ भी इसी तरीके से देखने को मिला,
किस तरीके से, जिस तरीके से हमने उसका देखा, लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो आ रहा है -5/c के बराबर, -5/e के बराबर जो इंटरसेप्ट है, इसीलिए हमें यहाँ पे लिखा दिस इज फॉर मेटल फर्स्ट एंड दिस इज फॉर मेटल सेकंड। इसने एंगल थीटा बनाया, तो हमें tan थीटा जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो है h/e के बराबर। ये है इसका स्लोप, किसका स्लोप, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो है phi/e के बराबर, और इसका क्या आ जाएगा phi1/2 और phi2/2 के बराबर बाई ई के बराबर आएगा इसका इंटरसेप्ट। समझ आया, ये ग्राफ्स है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ये भी हमने देखे। अब हम देखेंगे कि जो कंक्लूजन्स थे वो क्या देखने को मिले, कैसे हमें पता चला कि इसका पार्टिकल नेचर है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू और इसका वेव नेचर नहीं है। देखो वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर का यही कहना था कि आप कोई भी लाइट डाल दो जिसकी कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, आपका मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। यानी कि आप कोई भी लाइट यहाँ पे डाल दो, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा। जबकि हमने कल देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि हमने डाली थी एक लाइट यहाँ पे और उसने कोई काम नहीं करा, फिर हमने इसको इंक्रीज किया था, किसको, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया था, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर आया। तो हमने कल देखा कि ये डिपेंडेंट है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, और ये लिमिटेशन था किसका, एक वेव थ्योरी का, इसीलिए उसको इसमें नहीं रखा गया।